जिस गैरसैंण को उत्तराखंड की संवेदनाओं का और भावनाओं का केंद्र कहा जाता है, 1992 में ये जहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति की स्थापना भी की गई थी और ये तय हुआ था कि यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी होगी। जिस गैरसैंण को कई बार लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की सरकारों के लिए गैरसैंण गैर हो गया है, जिस गैरसैंण को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, जिस गैरसैंण में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 2012 में पहली मंत्रिमंडल की बैठक कर वहाँ पर विधानसभा भवन बनाए जाने का निर्णय लिया, जिस गैरसैंण में हरीश रावत ने बहुत ही विशाल एक भवन विधानसभा का बनवाया, वो गैरसैंण आज इतना गैर हो गया है कि 17 महीने बाद गैरसैंण पहुंची सरकार मात्र 18 घंटों का सत्र ही चला पाई। ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र की ये रस्म अदायगी लोगों को अखर रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर इस खर्चे को करने की ज़रूरत क्या थी? केवल रस्म अदायगी करनी है तो उसकी भी आवश्यकता क्या है? और इसमें केवल सरकार दोषी नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी हैं और ब्यूरोक्रेट्स दोषी हैं, यहाँ की नौकरशाही दोषी है। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों की तरह एक दूसरे से शिकवे शिकायत करते हुए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पक्ष और विपक्ष तो वहाँ से चले आते हैं, एक दूसरे पर सवालों की बौछार करते रहते हैं कि गलती इनकी है या गलती उनकी है, यहाँ सत्र क्यों नहीं चलता, यहाँ सरकारें क्यों नहीं बैठती, यहाँ सरकार की कार्रवाई यहाँ से क्यों नहीं होती। लेकिन जो जनता है जिन्होंने सरकार को चुना है, वो आखिर सवाल किससे करे जब जिनसे उन्हें सवाल करने हैं वो ही एक दूसरे के सवालों में उलझे हुए हैं। गैरसैंण के मौसम को देखिए, कितना सुहाना है, कितनी ठंडक है। जब मैदान में गर्मी पसरी पड़ी है, उमस है, गैरसैंण में मौसम बहुत ठंडा है। मूलभूत सुविधाएं कम हैं, लेकिन सरकारों को वहाँ बैठने में, वहाँ जाने में, वहाँ सरकारें रन करने में क्या फरेज है, आज तक कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया। आपको याद होगा जब 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पहली कैबिनेट बैठक गैरसैंण में की और ये निर्णय लिया कि यहाँ पर विधान भवन बनेगा और यहाँ एक सत्र भी एक साल में चलाया जाएगा, तो उसके बाद हरीश रावत ने वहाँ पहला सत्र चलाया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो टेंट में था, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी थी। तो हरीश रावत ने ये इतिहास अपने नाम लिखा बहुगुणा के बाद। बहुगुणा ने वहाँ फैसला लिया कि यहाँ विधानसभा बनेगी। हरीश रावत ने टेंट में सदन चलाकर, विधानसभा चलाकर ये इशारा कर दिया, ये संकेत दे दिए कि गैरसैंण को गैर नहीं माना जाएगा। लेकिन उनकी सरकारों में भी इतने सत्र नहीं चले। इसके बात को कहने के पीछे मेरा मंतव्य ये है, अगर 5013 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट भी पास करने के लिए सरकार को वहाँ जाना था, तो हरीश रावत ने जब वहाँ टेंट में विधानसभा चलाई थी, तो सरकार यहाँ भी टेंट में विधानसभा चलाकर सप्लीमेंट्री बजट पास कर सकती थी। और ये टेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देहरादून में जो विधान भवन है उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो 17 महीने बाद गैरसैंण पहुँची धामी सरकार मात्र 18 घंटे का सत्र चला पाई और उसमें भी सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने सवाल हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं और कुतर्क भी हैं। आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? पब्लिक टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रही है कि गैरसैंण के साथ ये गैरों जैसा व्यवहार कैसे हो रहा है। वहाँ पर स्थित विशालकाय एक इतना बड़ा भवन जो विधानसभा के नाम पर बना है, जिसको बनाने में, जिसकी मूलभूत सुविधाओं को जोड़ने में, जो वहाँ थोड़े जो अलग अलग तरह के काम हुए उनको करने में 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और आप 17 महीने बाद जाते हैं, 18 घंटे का सदन चलता है। 3 दिन की इस कार्रवाई में 18 घंटे के सदन में एक दिन पहला यानी 21 तारीख को निधन के शोक प्रस्ताव पर चर्चा होती है। विधानसभा की कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई बिजनेस नहीं होता, क्योंकि केदारनाथ की भाजपा की सिटिंग विधायक शैलारानी रावत का निधन हो गया था और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का भी निधन हो गया था। एक पूर्व विधायक और एक सिटिंग विधायक के दिवंगत हो जाने के बाद जब पहली बार सत्र चला तो उसमें ये तय हुआ कि पहले दिन शोक प्रस्ताव आएंगे, निधन के शोक प्रस्ताव आएंगे, उन्हीं पर चर्चा होगी। ठीक है, वो एक परंपरा, संवैधानिक परंपरा है, वैधानिक परंपरा है, विधानसभाओं की परंपरा है, वो होना चाहिए था। लेकिन आखिरी दिन
अगले दिन विधेयक रखे जाते हैं, उससे अगले दिन विधेयक 8 के 8 विधेयक पास हो जाते हैं वित्त विधेयक समेत, यानी सप्लीमेंट्री बजट के लिए जो लाया गया था। एमएलए के वेतन और भत्तों में जो भी बढ़ोतरी हुई है वो भी सब पास हो जाती है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, गैरसैंण में 17 महीने बाद केवल 18 घंटे का सदन चलना किस एंगल से आपको ठीक लगता है, या ये केवल राजकोष पर भार डालने के लिए ही है? तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब कुल मिलाकर कई साल पहले तक तो गैरसैंण को लेकर यहाँ एक बड़ी राजनीति भी उत्तराखंड में होती थी। अब गैरसैंण की राजनीति करने वाले राजनेता भी यहाँ पर लगभग नगण्य हो गए हैं, उनकी संख्या भी 0 के आसपास हो गई है। अब गैरसैंण केवल जो आंदोलनकारी बचे हैं उनके जहन में बसा हुआ एक केंद्र है, अन्यथा गैरसैंण को लेकर के यहाँ भावनाओं का ज्वार भाटा अब सालों बीत गए, कभी उठते हुए देखा नहीं है। अब जब 3 ही दिन में एक दिन दिवंगत विधायकों के निधन के शोक प्रस्ताव पर चर्चा, अगले दिन बिजनेस, और उससे अगले दिन आधे दिन का सदन, आधे दिन में कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया और कांग्रेस चली आई। उसको आपदा प्रबंधन, आपदा देवी आपदा के मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर और तमाम ऐसे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा करानी थी जो सरकार ने नहीं मानी। तो क्या विपक्ष को केवल ये बहाना चाहिए था कि वो वहाँ केवल और केवल उनकी बात खारिज हो जाए और वो बायकॉट कर ले? उन्होंने सदन का बहिर्गमन किया और सरकार को मौका मिल गया, और सरकार ने भी हो सकता है इसीलिए उनकी बात खारिज कर दी हो ताकि ये बायकॉट कर दें और इसके बाद सदन आज शाम से पहले ही खत्म हो जाए और यहाँ जो माननीय लोग आए हैं उनको बहुत ठंड ना लग जाए और यहाँ से सब लोग भी प्रस्थान कर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष यहाँ पर होता और शांतिपूर्वक सदन को चलने देता तो आज रात तक ये सदन चलता। अब आप खुद ही सुनिए कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की या जो भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक इसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच। और मुख्यमंत्री की बात का प्रत्युत्तर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये सरकार विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती, क्षेत्र के जनता के मुद्दे को उठाने नहीं देना चाहती, तो इसीलिए उन्होंने बहिर्गमन कर दिया है। अब नेता प्रतिपक्ष की बात भी आप सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमें अवसर दिया चाहिए, संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो और वो कल ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मुझे कहा गया कि सदन को हम जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं, अगर देर होगी तो हमारी वापसी संभव नहीं होगी। तो कल ही वो सदन को स्थगित कर आज 1 बजे तक सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, करोड़ों रुपया जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार लुटा रही है और सवालों के जवाब से भाग रही है। इसलिए आज हम सभी साथियों ने सदन से बहिर्गमन किया है। लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रचंड बहुमत की सरकार आज जनता के सवालों से, जो महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न है, जो बुनियादी सवाल हैं, आपदा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से हम लोग उठाना चाहते हैं नियमों के तहत, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, लेकिन सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और लाचार दिखाई दे रही है, इसलिए सवालों से बचना चाहती है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की भी अपनी एक हैसियत है, चूँकि संसदीय कार्यमंत्री सदन के भीतर मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उन्होंने भी विपक्ष पर ही आरोप लगाया। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष
हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करें। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्क्रमण कर गए। लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सदन का बहुत सम्मानित हिस्सा है। तो ये सदन ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र की रस्म अदायगी भर होकर रह गया और अभी सरकार ने दावा तो किया है कि बहुत जल्द ही एक और सत्र गैरसैंण में होगा, लेकिन उत्तराखंड की राज्य के निर्माण की संवेदनाओं के केंद्र को आप इतनी देर तक और इतने दिनों तक अनदेखा कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है।